अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत और अपोजिशन की जो लड़ाई है ये फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रही है। कल कौमी असम्बली का बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है और ये वो इजलास है जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। कल के इजलास में अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मौका मिलता है या नहीं, स्पीकर इस इजलास को किस तरह से चलाएंगे, उनके इक़दामात पर जो कानूनी और सियासी उलझने हैं वो अभी भी बरकरार हैं। अपोजिशन को ये खौफ है कि स्पीकर रूलिंग के जरिए वोटिंग के अमल को कुछ रोज के लिए मुलतवी ना कर दे। रवायत यह है कि मरहूम अरकान के लिए दुआ के बाद सेशन खत्म करके अगले रोज जो है वो उसका इनेकाद किया जाता है और अगर ऐसा होता है तो फिर इजलास पीर के रोज होगा। करारदाद पेश होने के बाद वोटिंग के अमल के लिए स्पीकर जो है वो कम से कम 3 रोज और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 7 रोज का वक्त दे सकता है। हुक्मरान जमात के रहनुमा और रूल्स और कवानीन का वो हवाला दे रहे हैं, उनका यह कहना है कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो इस हवाले से हतमी होगी। कल स्पीकर को क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे, एक तो प्रोग्राम में आज इस इशू के ऊपर जो है वो डिबेट होगी। दूसरा, हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस दायर कर रखा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे टेकअप किया, उसकी समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी जो है लार्जर बेंच है वो इसकी समाअत कर रहा है। इस समाअत के दौरान आज कुछ बड़े अहम रिमार्क्स आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि वोट तो हर सूरत में होगा, वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन अमेज है और वोट की गिनती के बाद देखा जाएगा कि इसके साथ जो है वो क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि असल मामला तो नाअहली की मुद्दत का है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तस्लीम किया कि वोट के बगैर 63A जो है वो नहीं लग सकता। चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए कि ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामान में हल होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इस समाअत के दौरान ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 17(2) से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है, पार्टी में बात अगर नहीं सुनी जा रही तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। 63A या आर्टिकल 95, इन 2 आर्टिकल्स का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसकी बुनियाद पर सिस्टम खड़ा है, अगर खिलाफ वर्जी इनकी हुई तो सारा सिस्टम हिल जाएगा। आज समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, JUI और नून लीग ने इस रेफरेंस के हवाले से जो अपने तहरीरी जवाबात हैं वो भी जमा कराए हैं और अब इस केस की समाअत जो है वो कल फिर से होनी है। आज की समाअत में इस्लामाबाद में जलसों का मामला भी ज़ेर बहस रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों की तरफ से जो फोर्सेस बनाई गई हैं उस पर भी सवालात उठाए और इसे अफसोसनाक जो है वो करार दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट अब जो सामने बड़े सवालात हैं इन मुनहरिफ अरकान के हवाले से कोई सूरत हाल वाज़े कर सकेगी? क्या आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में ये जो जलसे होने हैं, जमीयत उलमा इस्लाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, नून लीग का लॉन्ग मार्च है, क्या इनका पुरअमन इनेकाद अदालती हदायत से ही मुमकिन होगा? और ये जो सियासी मामलात पर आइनी और कानूनी गर्द छाई हुई है जिसमें मुनहरिफ अरकान की अहलियत है, स्पीकर की रूलिंग का मामला है और फिर हुकूमत की आइनी जिम्मेदारियां जो हैं वो इस इजलास के हवाले से उन पर जो है वो बहस होगी। क्या अदालत का क्या किरदार होगा इन सवालात को वाज़े करने में, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और फिर इत्तेहादियों का मामला भी जो है वो अहम है और इस मरहले में वो भी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान। इत्तेहादियों ने अभी तक जो है वो क्या कोई फैसला जो है वो कर लिया है या नहीं, इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के इस पर डिबेट मेहमान मौजूद होंगे, तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ साहब। जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका भी। और हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मैं मुस्तफ़ा नवाज़ साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। पहले कल के इजलास के हवाले से बात कर रहे हैं। अपोजिशन की तवक्को क्या है कि कल स्पीकर को इजलास किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए? क्या इजलास के अंदर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए? हमारी तवक्को तो रहमान भाई यही है कि आइन और कानून के मुताबिक चलें, हमारी तवक्को के मुताबिक ना चलें, अपनी जमात जिससे उनका ताल्लुक है उसकी तवक्को के मुताबिक ना चलें। बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली आइन कहता है कि अगर रिक्विजिट किया जाएगा सेशन तो वो 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना स्पीकर के लिए लाजमी है। 14 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन अपनी जगह पर मौजूद है। और अब अगर कल के इजलास में हमें तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश करने दी जाती
तो ये भी हमारे नज़दीक एक वायलेशन होगी नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। और इसमें स्पीकर साहब का जो किरदार है, हम तो पहले ही उसके ऊपर सवाल खड़े करते रहे हैं कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस का अमीन, अच्छा, क्या वो अपनी उस कुर्सी और दफ्तर के जो तकाजे हैं उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तवक्को ये की जाती है दुनिया भर में पार्लियामान में, जहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि स्पीकर बिलाशुबा उनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से हो, लेकिन जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो हाउस के स्पीकर होते हैं, हाउस को, और उसके अंदर उन्हें जानिबदारी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अच्छा स्पीकर वही समझा जाता है कि जो बैलेंस तरीके से ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला। ये रवायत रही है कि अगर किसी रुकन का इंतकाल हो जाए तो उसके बाद इजलास जो है, पहला इजलास होता है, वो दुआ होती है और उसके बाद वो अगले रोज पे चला जाता है। इन दिस केस अगर कल ना हुआ तो फिर मंडे पर चले। अगर देखें रवायात ये बिल्कुल है, और ये रवायात प्ले में जब नॉर्मल तरीके से चीजें चल रही हैं तो इसी तरह ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तहरीके अदम एतमाद मूव हो चुकी है। तहरीके अदम एतमाद हुकूमत को खत्म करने के लिए वजीर आजम को हमारा मानना है कि उनके पास हाउस में मेजॉरिटी नहीं है। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर किक इन कर चुका हो तो मेरे ख्याल से वो रवायात जो है वो फिर तो क्या आप ये कह रहे हैं कि गैर मामूली हालात हैं इसलिए गैर मामूली हालात हैं, ये ऑब्वियसली रिटन प्रोविजंस हैं, रिटन प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन आइन, उसको रवायात जो है वो सुपरसीड नहीं कर सकती। रवायात तो सिर्फ वहां पर इन प्ले आती हैं कि जहां पर कोई कैटेगोरिकली कोई चीज ना लिखी हो। जब आइन में लिखा हुआ है 3 दिन और 7 दिन से ज्यादा आप उसको डिले नहीं कर सकते, आपने उसको बहस तो आप ये कह रहे हैं कि इस केस में आइन और कानून जो है वो रवायत को सुपरसीड कर रहा है। अच्छा, मगर अगर लेट्स से स्पीकर की रूलिंग, स्पीकर के इख्तियार के हवाले से बड़ी बहस है, अगर स्पीकर जो है वो नहीं करते कल इजलास और इजलास जो है वो पीर पर चला जाता है, तो ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है, क्या कर सकती है ऑपोजिशन? देखिए, अगर तो स्पीकर साहब ये फैसला करते हैं तो इसके 2 मायने होंगे, एक सियासी और एक कानूनी। जो सियासी मायने है वो तो जो हमें बड़ा ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि पिछले 2 हफ्ते से, जब से तहरीके आदम एतमाद 3 हफ्ते से पेश की गई है, जमा कराई गई है उनके दफ्तर में, उस वक्त से हुकूमत इससे भागने की कोशिश कर रही है। भागने की क्यों कोशिश कर रही है? कि उनके पास मतलूबा तादाद में नंबर्स मौजूद नहीं है। जो उनके मुनहरिफ अरकान है जिनको उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम है, मंजर आम पर आ चुके हैं और वो नंबर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। एतमाद की कमी है, हुकूमत उससे भागना चाह रही है। एक मायने तो इसके सियासी मायने तो इसके यही होंगे। ठीक है। कानूनी तौर पर अगर स्पीकर इस तरह करते हैं, एक रूलिंग देते हैं, तो वहां पर हम जब मौजूद होंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं रह जाएगी कि हम वहां पर भरपूर एहतजाज करें। और उस एहतजाज के जो विजुअल्स होंगे, वैसे ही सियासी माहौल बड़ा तल्ख हुआ हुआ है, जो एक दूसरे से तल्ख गुफ्तगू की जा रही है, उस तल्ख गुफ्तगू ने पोलराइज किया हुआ है माहौल को। वर्कर्स चार्ज्ड हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इस माहौल में वो विजुअल स्क्रीन्स पर अच्छे नहीं लगेंगे। कल अगर स्पीकर आपको तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं करने देते तो एहतजाज होगा, भरपूर एहतजाज होगा। मैं हसन खावर साहब, आई थिंक बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एक बड़ा जो है वो चीज बड़ी ऑब्वियस है कि इस वक्त गेंद जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है कि हुकूमत अब इन मामलात को आगे किस तरह से लेकर जाती है। हुकूमत की तरजीहात क्या है, हुकूमत इस सियासी लड़ाई को आगे किस तरह से जो है वो बढ़ाना चाहती है। क्या जो कानून है, आइन है, वो फॉलो होगा या फिर कोई ऐसा कानूनी रास्ता ढूंढा जाएगा कि जिसमें हुकूमत जो है वो, जिस तरह से मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत बाहर निकलने की जो है वो कोशिश कर रही है। अच्छा, देखिए रियासत भी बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही, इसका मुकाबला करेंगे। और देखें, कानून और आइन से बाला कर तो कोई ना जमात हो सकती है ना कोई स्टांस हो सकता है। तो जो कुछ भी होगा कानून और आइन की हदूद के अंदर रह के होगा और हो रहा है। ये जरूर है कि आइन की या कानून की जो इंटरप्रिटेशन है उसमें फर्क हो सकता है। खोखर साहब का व्यू हमारी पार्टी के व्यू से फर्क हो सकता है। आर्टिकल 63A के बारे में इनकी पार्टी का जाहिर है कि व्यू और है और हमारा व्यू और है। और हमारे ख्याल में कि उसका मकसद ये है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। तो इंटरप्रिटेशन का फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम आइन और कानून से इनहराफ करें। एक बात तो ये, और अगर किसी पार्टी को कोई अभाव होगा तो ये भी आइन मौजूद है कि किसी अभाव की सूरत में इंटरप्रिटेशन जो है वो अदलिया करती है। तो मेरा नहीं ख्याल में
बाकी रह गई बात कि हमारी हिकमत अमली क्या है। हमारी हिकमत अमली देखें वाज़ेह है, हम भी सियासी जमात है, हमने पार्लियामेंट के अंदर ज़ाहिरा मुकाबला करना है, लेकिन हमने तमाम कानूनी ऑप्शंस का जायजा भी लेना है। कोर्ट पे इसलिए रेफरेंस भेजा है ताकि ये बात क्लियर हो कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता इस मुल्क में खुला रखना है या उसको बंद करना है। और अगर बंद नहीं करेंगे तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। आज तो 12, 14, 10 वोट खरीदे हैं, कल कोई ज्यादा पैसे लेके आएगा तो फिर हो सकता है पूरी असेंबली खरीदने। देखिए, मुझे ये बताइए हसन साहब, क्या हुकूमत मजीद वक्त लेना चाहती है या तहरीक अदम एतमाद पर फौरी वोटिंग चाहती है? आई थिंक ये सारी शायद डिबेट ही सेटल हो जाए। देखिए, जल्द से जल्द वोटिंग होगी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि स्पीकर साहब अब कैसे इसको लेके चलेंगे, ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि बिल्कुल कानून के मुताबिक होगा और कोई कानून जो आइन से नाराज ना होगा, ना ही हमारी पार्टी में कोई ऐसी सोच है किसी किस्म की। और जल्द से जल्द वोटिंग होगी और जब वोटिंग होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अदलिया से जो हमें क्लैरिटी मिलनी है इंशाल्लाह वो भी मिलेगी और उसकी रोशनी में भी आगे बढ़ेंगे, तो उसमें कोई किसी को इनकार ना है ना हो सकता है। अच्छा, जरा साथ रहेगा मुस्तफा नवाज साहब, स्पीकर के इख्तियार पर जो बात हो रही है, स्पीकर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं। आप लोगों का बड़ा, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एतराज़ है स्पीकर के किरदार के ऊपर। स्पीकर ने अभी तक जिस तरह से ऐवान को चलाया, क्यों आप लोग मुतमईन नहीं है कि स्पीकर इस सारे प्रोसेस को जो है वो ठीक तरह से हैंडल नहीं कर रहे? ओवैसी के इजलास के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको इजलास कुछ आगे लेके जाना पड़ा, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और भी है? ओवैसी के इजलास के हवाले से उन्होंने उसको बुनियाद बनाया कि इजलास को आगे लेके गए। और जिस उस खत का अगर आप मतन देखें उनके उस फैसले का, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इस्लामाबाद में कोई बिल्डिंग और मौजूद ही नहीं थी कि जहां पर कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा सकता। माजरत के साथ मज़ाक़ खेज किस्म की उन्होंने दलील पेश की है। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद जगह थी कि जहां पर कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा सकता था। उनको लगा वो शायद शायाने शान पार्लियामेंटेरियंस के जो है वो कोई ऐसी शायाने शान की बात नहीं। अब जो इसमें जो सियासी पैगाम जा रहा है वो तो यही जा रहा है कि हुकूमत खौफजदा है और हुकूमत इसको डिले कर रही है, डिलिबरेटली डिले कर रही है। अच्छा। और उस डिले का मकसद हमें समझ में आ रहा है कि वो क्यों कर रही है। लेकिन जो आपका सवाल था, देखिए माजी में भी स्पीकर गुजरे हैं, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ यूसुफ रजा गिलानी साहब की। उस वक्त की जो हुकूमत थी, हालांकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से एक डिफरेंट मौकफ रखती थी, लेकिन गिलानी साहब ने अपनी कुर्सी और अपने ऑफिस का उसको उन्होंने प्रायोरिटी दी और उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुकूमत की मंशा के खिलाफ इशू किए उन मेंबरान के जो उस वक्त हाउस में नहीं प्रोड्यूस किए जा रहे थे। तो ऐसे प्रेसिडेंट्स माजी में है। मैं तो हैरान हूं कि स्पीकर साहब को इस चीज की फिक्र ही नहीं है कि उनकी क्या लेगेसी बतौर स्पीकर पार्लिमानी तारीख में याद रखी जाएगी। उन्हें आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जैसे हसन भाई अभी कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा, तो उसमें देर क्यों करना चाहते हैं? पूरा मुल्क एक स्टैंड स्टिल पे इस वक्त आया हुआ है। आप अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स देखें, वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड्स हैं। फिर उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, सब हाथों पे हाथ धर के बैठ गए कि क्या फैसला होता है। तो इस सूरत हाल में कि जब माशी क्राइसिस से मुल्क ऑलरेडी गुजर रहा हो, हम ये समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस भी है, और इस सारी मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत का ठप हो जाना मुल्क के फायदे में किसी सूरत नहीं है। जल्द अज जल्द इसके ऊपर फैसला होना चाहिए। वो इन मुनारिफ अराकीन के हवाले से भी है। मैं जरा हसन खावर से उस पर जो कानूनी डिबेट है वो तो आपसे जरा पूछता हूँ, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर से एतराज उठाया कि ये जो आप डिफेक्टर्स हैं या मुनारिफ अराकीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पर तो बड़ा एतराज़ उठा रही है, लेकिन उन मेंबरान का और उन मुलाकातों का क्या जो वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ जो है वो कर रहे हैं। तो ये ज़रा आप क्योंकि पंजाब हुकूमत के भी तर्जमान हैं, तो क्या वज़ीर आला पंजाब की मुलाकातें ठीक हैं? और अगर मुस्लिम लीग नून के कुछ MPs अगर आपके साथ आकर मिल जाते हैं या आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो काबिल कबूल है? अच्छा, देखिए, दोनों चीजों को मुख्तलिफ देखना पड़ेगा। मुलाकातें एक अपनी जगह है और तहरीक आदम एतमाद के ऊपर जो वोटिंग है अपने पार्टी के अगेंस्ट, ये बिल्कुल एक और चीज है। और जो हॉर्स ट्रेडिंग एलिमेंट है वो फिर जाहिर है कि इस मसले को मजीद अगली बनाता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इसमें तो कोई किसी को इनकार नहीं है कि जो इंटरप्रिटेशन होगी, जो प्रिंसिपल तहरीक आदम एतमाद पे हमारे मुनारिफ अराकीन के ऊपर लगेगा, वही प्रिंसिपल किसी और पार्टी के मुनारिफ अराकीन पे भी लगना चाहिए। इसमें यह तो नहीं हो सकता कि वो कानूनी के दो स्टैंडर्ड हों। और अगर
कोई ऐसी सही कदम इत्माद हो जहाँ पे इनके पार्टी के अराकीन इनकी पार्टी से हट के वोट करेंगे तो जाहिर है उनके ऊपर भी वही शिक लगेगी जो हमारे मुनाफे अराकीन पे लगेगी, तो इससे कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो मेंबरान आपके साथ लग रहे हैं, अगर इनकी पार्टी चाहे, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, तो वो उन पर भी वही आर्टिकल जो है वो लगा सकते हैं जो आप लोग अपने मुनहरिफ अराकीन पे लगाना चाहते हैं। देखिए ऐसा ही होगा ना, जब कोर्ट एक दफा इंटरप्रेट करेगी कि जी ये फर्ज करेंगे, वो कहते हैं कि जी ताहयात ना अहली है, ये जो भी डिसीजन होता है, तो वो डिसीजन कोई सिर्फ पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसकी तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँ कि देखें, लोगों का नाराज होना, जाना, इत्यादियों के साथ बातचीत वो एक और है, लेकिन सिल हाउस के अंदर जो हुआ है 90 की याद ना सिर्फ ताजा हुई है बल्कि एक बड़ी भयानक शक्ल में हुई है कि आज के दौर में भी ये हो रहा है कि लोगों को बंद करके खरीद के और वो कर रहे हैं। ये अगर इस तरह से जमहूरियत चलानी है तो फिर आइन की रूह कहाँ गई और जमहूरियत के दावे कहाँ गए और वो सारी बात, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब अमल नहीं है। एक दफा हॉर्स शेयरिंग का रास्ता हमें बंद करना है। अच्छा। और एज अ कंट्री करना है, क्योंकि अगर हमने जमहूरियत को चलाना है तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है। आज तो कुछ पैसों से अराकियां खरीदे जा रहे हैं, कल को आप देखें ना जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो फिर कहेगा कि मैं और ज्यादा लोग खरीद लूं, फिर कैसे चलेगा? अच्छा, मगर इसमें जो आज भी अदालत की समाअत हुई, ये मैटर सब्जुडिस है, अदालत को इसकी तशरीह करनी, लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अभी अप्रोच किया था जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे, मार्च 2021 की बात है, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने इससे मिलता जुलता, उस वक्त क्योंकि खुफिया बैलेट और ओपन बैलेट का मामला था, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तरीकाकार जो है वो दोबारा पार्लियामान में जाना चाहिए। तो क्या आपको इस केस में क्या लगता है कि क्या पार्लियामान जो है वो इस पर अपना कोई किरदार अदा कर सकती है? पार्लियामान को अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए ये 63A वाले मामले के ऊपर? बिल्कुल, पार्लियामान अपना किरदार अदा कर सकती है अगर तमाम लोग एक पेज के ऊपर हों। क्योंकि देखें, जब आइन के अंदर कोई अभाव होगा तो दो तरीके हैं, या तो आप आइनी तरमीम ले आए और उस अभाव को दूर कर लें, और अगर उसकी दो इंटरप्रिटेशन है तो आप कोर्ट पे ले जाएं। इस वक्त तो ऐसा कोई माहौल नहीं है कि ऑपोजिशन इस बात के ऊपर एग्री करे कि आप जो है पार्लियामेंट इसका रास्ता निकाले, लेकिन अगर निकाल सके तो बिल्कुल बेहतर सूरत हाल है कि मिलजुल के तमाम जमातें कहें कि हमें ये रास्ता बंद करना है। लेकिन जिन्होंने ये रास्ता खोला है, पहले भी खोला था माजी में और आज फिर खोला है, वो तो जाहिर है कि इस तरमीम में मेरा नहीं ख्याल के किसी भी किस्म की पार्लियामेंट के अंदर के मूव को सपोर्ट करेंगी। इस वक्त बहरहाल कोर्ट है, जो बॉल है वो कोर्ट के पास है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी इंटरप्रिटेशन देनी है। ठीक है, मैं सर एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, फिर जवासी साहब से भी उनकी राय लेते हैं दोनों हवालों से, एक तो कल के इजलास के हवाले से और फिर ये जो आज के समाअत हुई इसमें जो कानूनी सवाल आते हैं उन पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई 63A के हवाले से, आज उस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल दिए और उनके दलाइल अभी जो है वो जारी हैं, मगर कुछ सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स इसके अंदर जो है वो आए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वोट तो हर सूरत में होगा और वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। वोट की गिनती के बाद देखा जाएगा कि उसके साथ जो है वो क्या करना है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो पूरा सिस्टम है ये आर्टिकल 95 और जो है वो उसके ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है, और अगर ये इनका इतलाक अगर ना हो तो पूरे निज़ाम को जो है वो ख़तरा होगा। अब मुस्तफ़ा नवाज साहब, आप क्योंकि ख़ुद भी वकील हैं, इसको क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 63A की वो ज़रूरी नहीं हो जाती जब कंडीशन स्पेसिफाई कर दी गई है इस केस में कि अगर एक मेंबर जो है वो वोट नहीं करेगा तो वो मेंबर नहीं रहेगा? एग्जैक्टली, इट इज एज क्लियर एज इट कैन बी। लेकिन हुकूमत ने एक दूसरा मौकफ लिया, उस तमाम वजाहत को जो उसके आर्टिकल के अंदर आइन के प्रोवाइडेड है उसको नजरअंदाज किया। पहले हुकूमत ने यह मौकफ लिया कि वो अरकान वोट ही नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल उसके मुनाफी था जो आइन के आर्टिकल में कहा जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि अरकान वोट कर सकते हैं और वोट करने के बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो ईसीपी तय करेगा, और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी मौका दिया गया है। हुकूमत कह रही थी नहीं, पहले से इनको इसका इतलाक होगा। आज वजाहत चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स आए हैं उससे तो यही समझा जा सकता है कि उन्होंने भी इसकी वजाहत कर दी है। दूसरा इसके अंदर जो रहमान भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
कि मेरे भाई ने अभी हसन भाई ने कहा कि बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है कि अगर इस तरह लोग वोट करेंगे हुकूमत के खिलाफ, और उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का भी कहा। हाँ। यही सारी गुफ्तगू जब चेयरमैन सेनेट के ऊपर अदम एतमाद थी तो उस वक्त की गुफ्तगू कहाँ चली गई? अच्छा, जो चीज हुकूमत के फायदे में थी, जिसमें हुकूमत खुद इन्वॉल्व रही, तो वो तो बिल्कुल ठीक था। आज जो चीज अपोजिशन के फायदे में जा रही है उसके ऊपर डेंजरस प्रेसिडेंट पड़ रहा है। अच्छा। और दूसरी बात, क्या ऑपोजिशन का अगर कोई शख्स इस तरह डिफेक्ट कर रहा होता तो क्या सदर मोहतरम ये एक रेफरेंस का सवाल 63A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भेजते? कतन नहीं। हुकूमत की हिकमत अमली बज़ाहिर ये नजर आ रही है, मुझे ये नजर आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ड्रॉ करना चाह रही है एक पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में। अच्छा, वो ड्रॉ करना चाह रही है, खींच रही है सुप्रीम कोर्ट को एक खामखा की पॉलिटिकल इंटेंगलमेंट में। अच्छा, जो कि ये मेरे ख्याल में एक मेलेफाइडी इंटेंट के साथ ये रेफरेंस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट को, और इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को मगर ये लकीर कहां पर खींची जा सकती है कि कोई मेंबर अपने जमीर की आवाज पर जो है वो पार्टी के खिलाफ जा रहा है, या जो है वो पैसे लेकर जो है वो पार्टी के खिलाफ जा रहा है? जो MNA साहिबान टीवी के ऊपर कई आए और उन्होंने कुरान सामने रखकर उसके ऊपर हाथ रखा, और वो हाथ रख के उन्होंने कहा कि जी हमने कोई पैसे नहीं लिए। मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई है, सब सियासतदान है, उन्होंने वापस अपने हलकों में जाकर इलेक्शन लड़ना है। वो बुनियादी तौर पे जो PTI की पिछले 3.5 साल की मिस गवर्नेंस है, उसका जो PTI का जो बैगेज है, उस टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। उनकी कंसर्न ये है, वो बोझ तस्वर करते हैं कि जो महंगाई हुई, जो बेरोजगारी हुई, जो वादे वईद नहीं तकमील हो सके, वो उसके ऊपर परेशान है कि हम अवाम का सामना कैसे करेंगे। और सिर्फ मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूं कि वो अगले टिकट की यकीन दहानियों पर, अपना अगला पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करने पर उन्होंने PTI को खैर बात। सो ये इन दो कंडीशंस पे जो है वो आपको लगता है। मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब साथ आ गए, क्योंकि आज अदालत में भी जो है वो समाअत में थे। और कामरान मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब, ये जो आज अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे उस पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि वोट तो दिया जा सकता है, लेकिन असल मसला ये है कि 63A अगर इसका इतलाक ना हो तो इस पूरे सिस्टम को जो है वो खतरा हो जाएगा। तो क्या ये सवाल, क्या ये आर्गूमेंट जो है वो रिकंसाइल किया जा सकता है, जो बात आप लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक मेंबर जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकता है? देखिए, इसमें फिर जो वो आर्ग्यू कर रहे हैं, अगर उस आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर आर्टिकल 95 जो है वो दस्तूर से हज़फ करना पड़ेगा। फिर अदम एतमाद की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। एक दफा किसी की हुकूमत बन गई तो फिर 5 साल तक उसको कोई हटाने के काबिल नहीं रहेगा। ये 95 जो है वो इसीलिए थी, या इसीलिए है कि हुकूमत, अगर फर्ज करिए कि एक शख्स जो है ना, एक और सिनेरियो फर्ज कर लेते हैं, अच्छा, कोई आदमी स्टैंड नहीं रहता, कोई आदमी में कोई और इस तरह की जो ना वो मुल्क के हवाले से कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं, कोई और वैसे जो ना, जैसे अब ये मेजॉरिटी खो चुके हैं, ये मसला है। तो क्या स्टिल जो है ना वो उसकी हदायत जो है ना वो उसी तरह से बाइंडिंग कुछ रहेगी? अगर ये अच्छा, उसी तरह से रखना है तो फिर तो 95 को खत्म करना पड़ेगा। फिर तो सीधी सीधी बात होगी कि जो एक दफा इलेक्ट हो गया प्राइम मिनिस्टर, वो बरकरार रहेगा और उसको कोई भी जो ना वो हिला नहीं सकेगा अपनी जगह से, जब तक कि नए इलेक्शन नहीं हो जाती या नए इलेक्शन के नतीजे में कोई असम्बली वजूद में नहीं आ जाती। अच्छा, मगर ये जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला सवाल, उनका ये बार बार कहना है कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो इस्तीफा दे दे और दोबारा इलेक्शन लड़कर जो है वो आ सकता है। तो बीइंग अ सिटिंग मेंबर, सवाल तो यही है कि फिर ये मेंबर क्या कोई ऐसा फैसला ले सकता है या नहीं। और दूसरा, ये जो नाअहली की मुद्दत वाली जो बात हो रही है कि इसको 62(1)(f) के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए, उस पर आपकी क्या राय है? आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या 63A का इतलाक भी वही है, इस पर जो है वो नाअहली की मुद्दत का जो 62(1)(f) का है? देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है ना वो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी पार्टी को या हुकूमत को। और अटॉर्नी जनरल के मुंह से ऐसे अल्फाज का आना जो किसी पार्टी को फेवर कर रहे हो, मेरा ख्याल है ये ज्यादती होती है। दस्तूर में कुछ लिख दिया गया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख दिए गए हैं, और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ उसकी सीट के सीज होने की हद तक वो कॉन्सिक्वेंस उसका लिख दिया गया है। भले उसकी हेडिंग में जो है वो लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, मगर वो डिस्क्वालिफिकेशन जो आगे जब अल्फाज की शक्ल लेती है तो वो सिर्फ जो उसकी सीट है वो उस हद तक वो सीज हो जाती है। यही उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है।
उसमें और उसके बाद जो है ना वो कभी भी इलेक्शन लड़के दोबारा आ सकता है। तो फिर हम ना तो कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जा सकते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन से पीछे। यहाँ पे ना हम इसमें इखलाकियात डाल सकते हैं ना इससे इखलाकियात निकाल सकते हैं। दस्तूर जिस तरह से है, जिस तरह से फ्रेम हो गया है, उसी तरह से इस वक्त उसकी इंटरप्रिटेशन है। बाकी इसका मामला ये रहा कि जी उसके बाद इसका ताल्लुक जोड़ा जाए कि जी 62(1)(f) से, तो उस वहाँ पे क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन वो इंडिपेंडेंट है। वो एक कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है या यहाँ पे जो उसकी सीट की जो फीचर है वो सिर्फ उस वोट के कॉन्सिक्वेंस में है। दो उसके हिस्से किए गए ना, एक का हिस्से जो है ना उसने आगे 3 मजीद कर दिए। पहला ये है कि अगर वो एक पार्टी से रिजाइन करता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो तब उसको सीट छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी उसमें 3 इंस्टांसेस हैं। उन तीनों सूरतों में वो वोट तो वो दे सकता है, दस्तूर यही कहता है वोट वो दे सकता है, मगर उसको उसके नतीजे के तौर पे जो है वो अंडर सर्टेन कंडीशंस वो सीट पर उससे चली जाएगी। उसको 62(1)(f) से जो है ना वो लिंक नहीं किया जाए। अच्छा, उससे लिंक नहीं किया जा सकता। अच्छा, बहुत शुक्रिया का मुर्तजा साहब। मगर मैं तारिक फजल चौधरी साहब भी अभी साथ हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। मैं ये तारिक फजल चौधरी साहब, जो बात हो रही थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, साथ हैं सर? जी साथ हैं। अच्छा, ये जो आज की समाअत हुई, मगर उससे पहले तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून का कल के इजलास के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? कल स्पीकर को जो है वो क्या करना चाहिए? क्योंकि रूल्स का और कवानीन का हवाला देकर 2 बातें की जा रही है। एक तो ये कि स्पीकर की जो रूलिंग होगी वो हतमी होगी, और दूसरा जो इसमें हवाला दिया जा रहा है वो ये कि एक रवायत है कि अगर कोई रुकन जो है वो उसकी वफात हुई है तो उसके बाद बस दुआ होती है और इजलास अगले रोज के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया रहमान भाई। देखें, जो आसान और सबसे सीधा जवाब ये है कि अपोजिशन को अपना स्पीकर को कल क्या करना चाहिए। इसका जवाब ये है कि स्पीकर को वो करना जो पाकिस्तान के आइन और कानून में डाल जाए। स्पीकर को वो नहीं करना चाहिए जो वो मैदान में बैठ के अपने डेरे पे अपनी मर्जी करते हैं। ये उनका डेरा नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी असेंबली है जो सबसे पहले आइन कवानीन के तहत चलती है, उसके बाद रवायात के तहत चलती है। अच्छा, कल जो कि एक रकम शुदा इजलास है और उसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की रेजोल्यूशन भी कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा है। अच्छा, जिससे सबकी कौमी असेंबली तमाम इसको मुतला भी कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबसे पहले जो आइन में दर्ज है वो करेंगे, उसके बाद रवायात पे अमल करेंगे। मुझे आप ये बताएं, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो पहले आप फर्ज पढ़ते हैं या पहले नफल पढ़ते हैं? अच्छा। कभी ये हुआ है कि रहमान अगर ने नफल पढ़ के नमाज से घर चले गए और फर्ज छोड़, कभी हुआ है? कोई मुसलमान ये करता है? तो आइन मुकद्दम है या रवायात मुकद्दम है? अच्छा। मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से थोड़ी सी कॉमन सेंस जरूर रखता हूँ। तो पहले आप वो करेंगे जो पाकिस्तान के आइन और कानून में दर्ज है, जो लाजिम है आपके लिए करना। उसके बाद रिवायत है कि अगर कोई सिटिंग एमएलए फोर्स हुआ हो, अल्लाह ताला उनको मदद करे, बेशक आप इजलास से ज्वाइन कर दें। तारिक फजल चौधरी साहब, रवायात का और कवानीन का हवाला जो है वो आप लोग पहले भी दे रहे थे इस इजलास को बुलाने के हवाले से। 22 तारीख को जब वो इजलास होना था, लेकिन वो नहीं हुआ, वो आगे चला गया, वो 25 को हो रहा है। तो ये तो पहले भी तो जो है वो आगे गया है इजलास, जो आपके मुताबिक 22 को हो जाना चाहिए। पहले भी स्पीकर ने आइन की और कवानीन की वायलेशन की है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये अभी तो इमरान खान की वफादारी में है, ना आइन को पल्ले बांध रहे हैं ना कानून को पल्ले बांध रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मुशर्रफ ने अपने जोन में, अपनी ताकत की जोन में कुछ काम तो किए थे, और उसके बाद जब आर्टिकल 6 लगा था तो इसी मुल्क की ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि उनकी लाश को लाके डी चौक पर टांगे अगर वो मर भी जाए, वरना आइन के आर्टिकल 6 में सजाया फांसी देना। तो स्पीकर को पता होना चाहिए कि अभी तो वो स्पीकर है, लेकिन हमेशा स्पीकर तो नहीं रहेंगे, और अपना रास्ता ले जाए जिसकी भी हुकूमत होगी। आइन जो है वो इस तरह का तो नहीं है। देखिए, मैं उस दिन एक अमेरिकन जर्नल की बात सुन रहा था। जी जी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अमेरिका बासियत एक मुल्क, उससे ज्यादा मुकद्दम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर आइन है तो अमेरिका है
और हमारा पूरा निजाम है, हमारा पूरा सिस्टम है। अब इस तरह एक फर्द वाहिद आइन की अगर धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेगा, आइन उड़ाने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद जब शर्म जैसे लोग तो बाहर भाग के चले जाएंगे। अच्छा, मैं दौड़ ज्यादा से ज्यादा यहाँ से मर्दान तक आ जाएंगे। चार साहब, जरा मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, और ब्रेक क्योंकि जो लॉन्ग मार्चेस की बात हो रही है, अब ये 3 जलसे गालिबन जो है वो इस्लामाबाद के अंदर होने हैं। पहले जमीयत उलमा इस्लाम का है, फिर तहरीक इंसाफ का जलसा, और फिर मुस्लिम लीग नून का भी लॉन्ग मार्च है। तो ये तीनों इस्लामाबाद आएंगे, तो यहाँ पर जो है जो हालात हैं वो क्या होंगे और उनका क्या असर पड़ सकता है जो पार्लियामान के अंदर कार्रवाई होनी है, डिबेट होनी है। इस ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद, क्योंकि कल के इजलास पर बात हो रही है, और कल का इजलास अगर अपोजिशन को इजाजत मिलती है तहरीक अदम एतमाद पेश करने की, तो फिर उसके बाद आने वाला हफ्ता स्पीकर जो है वो कम से कम 3 दिन दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 7 दिन दे सकते हैं इस पर वोटिंग के लिए। ये बड़ा अहम फैसला होगा। स्पीकर इस हवाले से जो है वो जो भी फैसला करते हैं। 63A पर जो है आज की समाअत पर तो बात हो रही है, लेकिन मुस्तफा नवाज साहब, स्पीकर की रूलिंग के हवाले से तो कुछ अदालती फैसले जो है वो मौजूद हैं। एक तो चेयरमैन सेनेट के जो वोटिंग वाला मामला था वो भी जो है वो अदालत के अंदर जो है वो गालिबन शायद अभी भी है। तो ये स्पीकर की रूलिंग के मामले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बार बार हुकूमती वज़रा और रहनुमाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो स्पीकर रूलिंग देंगे हाउस के अंदर, देखिए वो जो है वो हतमी आप भी इसको समझते हैं, जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी कह चुका कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। उसको सुपीरियॉरिटी हासिल है ट्रेडिशंस के ऊपर भी, पास्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी, अगर और स्पीकर की रूलिंग के ऊपर भी। अदम एतमाद का एक वाज़िया तरीक़ाकार आइन में दिया हुआ है, उसके ऊपर अमल करना स्पीकर किसी रूलिंग से उसको अंडू नहीं कर सकते। क्योंकि वो क्लियर कट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। बड़ा क्लियरली आर्टिकल 95 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस सेट आउट करता है। तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है उनके पास कि वो कल तहरीक अदम एतमाद को पेश होने दें, नंबर 1, और नंबर 2 के उसके ऊपर अगले हफ्ते वो वोटिंग कराएं। 3 दिन या 7 दिन के अंदर उन्हें ये वोटिंग करानी ही करानी है। इससे जो पैगाम जा रहा है, वो जो समझ रहे हैं लोग, वो यही है कि हुकूमत घबरा रही है, और हुकूमत की घबराहट उनके जलसों की तकरीरों, इजलास ना बुलाना, उसको डिले करना, इससे ज्यादा और क्या। फारूक हबीब साहब जरा साथ हैं, जरा मैं फारूक हबीब साहब से पूछ लूं। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हुकूमत इस वोटिंग के अमल को और तहरीक अदम एतमाद का जो प्रोसेस है, जिसका ऑपोजिशन ये कह रही है कि कल से ये शुरू हो जाना चाहिए, उसको डिले करना चाहती है? नहीं, देखें, हुकूमत किसी सूरत भी किसी प्रोसेस को जो है वो डिले नहीं करना देना चाहती, लेकिन ऑपोजिशन को इतनी डेस्परेशन भी नहीं दिखानी चाहिए। ये तो बड़े कॉन्फिडेंट है, ये कहते हैं हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जब OIC का इजलास पाकिस्तान हो रहा हो और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, उस वक्त ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम धरना दे देंगे, हम होने नहीं देंगे, और उस इजलास को भी इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की जो है वो कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डेस्परेशन शो कर रहे हैं। और स्पीकर साहब का फैसला, एक रवायत है कि जब भी आपका कौमी असम्बली किसी भी जमात का वफात पा सकता है, उस वक्त उसकी फातिहा खानी होती है और उस दिन इजलास जो है वो मौखर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये कह देना कि कोई हम देर कर रहे हैं या हमको डिले करना चाहते हैं, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत मौजूद नहीं है। स्पीकर साहब ने पहले भी आइन और कानून के मुताबिक तमाम ज़ाब्ते पूरे किए हैं, हमेशा करते आए हैं, और सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने ऑपोजिशन को दिया है बोलने के हवाले से, बजट इजलास में। इनका ये मुस्तफा भाई और तारिक फजल चौधरी साहब, इन दोनों का ये कहना है। अच्छा, मैं जरा, क्योंकि आप अब डिबेट में अभी आए हैं, तो मैं इनका जो एतराज है वो आपके सामने। इनका एतराज ये है कि रवायत अपनी जगह पर होती है, लेकिन जब रवायत वर्सेस आइन और कानून हो तो स्पीकर को आइन कानून के मुताबिक जाना चाहिए, रवायत को सेट असाइड किया जा सकता है। नहीं, देखें, आइन तो मौजूद है, इसके अलावा पूरा प्रेसिडेंट्स उन्होंने दिए हैं। मुझे आप ये बताएं कि इससे पहले बेशुमार रूलिंग्स मौजूद हैं, और जो इनकी आर्टिकल 254 आप पढ़ लें तो वो बड़ा वाज़े लिखा हुआ है उसके अंदर भी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे ये मामला, इनको तो वहां से नाकामी हुई। उन्होंने कहा आपका पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट में जाके सेटल करें। स्पीकर की जो रूलिंग है, वो फैसला है, वो किसी जगह के ऊपर जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये स्पीकर का इख्तियार है, इनको थोड़ा जो है वो हौसला इनको दिखाना चाहिए। ये इतना घबराए हुए क्यों है? इसकी तो कांपे टांगना शुरू हो गए।
अच्छा, नहीं मगर आप ये बताइए ऐसा एक और चीज, क्योंकि आज इत्तेहादियों की भी बड़ी बात हो रही है, आपके मुनारिफ अरकान के हवाले से तो बात आपके साथ हैं? देखें, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम 3.5 साल उनको साथ लेके चले हैं, कैबिनेट का भी हिस्सा है, और अब भी ये उनके जो मामलात हैं, जो मुतालबात हैं, उनका हम जायजा ले रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इत्तेहादी जो है वो इस टाइम के ऊपर हुकूमत का साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। एक पब्लिक ओपिनियन भी है, एक अवाम का मूड भी है। आपको पता है कि 27 तारीख को इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है। ये आज शुरू करना था मार्च, इन्होंने 24 तारीख को, इनसे बंदे नहीं इकट्ठे हुए, 2 दिन आगे ले गए हैं। ये 26 को ले गए हैं, 2 दिन आगे ले गए हैं। 24 से शुरू करना था इन्होंने, जो इनका पहला ऐलान था। तो मामला ये है कि अभी ये आएंगे ना सड़कों में, पता चल जाएगा लोग इनके कितने साथ हैं। अच्छा। और परेड ग्राउंड में 3 बजे इस्लामाबाद में इतवार वाले दिन आपको 27 मार्च को नजर आएगा कि इमरान खान के साथ किस तरह लोग साथ खड़े हैं। भरपूर सा तरीके से अवाम जो है वो वज़ीर आज़म की कॉल के ऊपर उनके साथ नहीं। मेरा ये सियासी सवाल है तारिक फजल चौधरी साहब, ये इसीलिए तारीख बदली है कि बंदे आपके पास नहीं है? ये 24 से जो है वो 26 पे चला गया मामला आपके मार्च का। देखिए, इसका तो बड़ा आसान जवाब है कि जो ये अच्छे वगैरह होते हैं, जाहिर है जो अरकान असेंबली होते हैं वो भी पार्टी के वर्कर होते हैं, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि हम अपने अपने अजला में हमारे जो लोग साथी शामिल हो रहे हैं लॉन्ग मार्च में, हम उनके साथ शामिल हो सकें। अच्छा। इस वजह से इजलास 25 को आया तो हमने थोड़ा इसको डिले किया इजलास की तारीख की वजह से, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि मैं आगे भी कह चुका हूँ, फिर कह देता हूँ कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, पता लग जाएगा कितने लोग इनके साथ हैं। लेकिन मैं अपने भाई फरूख अब्दी को ये कहूंगा कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला छोटा जलसा किसका है, बड़ा जलसा किसका है, इस पर नहीं होना। वो ये होना है कि असेंबली में ज्यादा MNS भी किसके साथ है। बार बार ये कहना परेड लैंड में, जनाब पहले भी सबसे पूछेंगे आप क्यों भागे हैं डी चौक से? आप जो डी चौक में जलसा कर रहे थे, अच्छा, और जो लोटों के IG में फवाद चौधरी साहब जो 6 जमातें बदल चुके हैं, लोटों के IG मैंने इसलिए कहा, एक जमात बदलने वाले को ये लोटा कह रहे हैं, वो तो 6 बदल चुके हैं, वो 6 दर्जे बुलंद हुए ना लोटों की तारीख में। तो उन्होंने कहा 10 लाख लोगों में से गुजर के जाएंगे, 10 लाख लोगों में से वापस जाएंगे, तो ये क्यों वहां से भागे हैं? चले भाग गए। अच्छा। अब ये कह रहे हैं जो आप देखेंगे जितनी बड़ी तादाद होगी उस तादाद का फैसला नहीं होगा, जितनी भी बड़ी होगी छोटी होगी वो भी पता लग जाएगा, जलसा होगा कि आपके लोग कितने हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं हैरान हूँ। अच्छा। फरूख अब्दी साहब, पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपके कुछ वजीर जो अपना सामान मिनिस्टर कॉलोनी से लेके चले गए हैं, उनका सामान तो मौजूद है या ये भी फैसलाबाद ले गए हैं? अब फिर सबको पता है वो कह रहा है, लेकिन जाहिर है ड्यूटी देनी है, उन्होंने बेचारे आखिरी दम तक देते रहेंगे। ये भाईमत लोग हैं जो आखिरी दम तक लड़ रहे हैं टीवी पे आके। तारिक फजल चौधरी साहब, जलसा तो आप लोग भी कर रहे हैं, जलसा आप लोग कर रहे हैं। अगर 172 बंदों की बात है तो आप लोग फिर जलसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब एक ब्रेक के बाद जरा दीजिए। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो बहस है कल के इजलास के हवाले से और फिर ये मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे, ऐसे मौके पर जब 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी समाअत कर रही है, वो भी कल होनी है, और फिर आने वाले दिनों में जो है वो जलसे भी हैं सियासी जमातों की तरफ से। मैं मुस्तफा नवाज साहब, हुकूमत तो कह रही है कि हम लोग सॉलिडारिटी शो करना चाहते हैं इसलिए जलसे कर रहे हैं, आप लोग क्यों जो है वो जलसे, ये अपोजिशन क्यों जलसे कर रही है? मैं तारिक फजल चौधरी साहब के पास जाता हूं। बट रहमान भाई, जलसे का जो मकसद था वो कुछ सॉलिडारिटी तो नहीं था। जलसे का मकसद तो इस्लामाबाद के माहौल को मजीद तल्ख करना था। फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि जिसने वोट देने जाना है वो हम में से गुजर के जाएगा और फिर हम में से वापस जाएगा। ये तो एक क्लियर कट धमकी थी। फिर जो सिंध हाउस के ऊपर हमला हुआ जिसके अंदर इनके MNAs मुलव्वस थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर नोटिस लिया। तो इनका मकसद जो था कि वो वायलेंस की तरफ चीज़ों को ले जाएं, अच्छा, प्रोवोक करें ऑपोजिशन को। हम प्रोवोक नहीं हुए, सहते रहे इनकी चीज़ें। हर रोज़ जलसों में TV चैनल्स की जो गुफ्तगू का मेयार है, उर्दू लुगत के अंदर माशाल्लाह जो उसकी मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, माहौल को इतना तल्ख करके वायलेंस की तरफ लेके जाना, अच्छा, हमारी कोशिश यही है कि हम प्रोवोक ना हो। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर तो कदगन लगाई है कि रेड जोन के अंदर कोई जलसा नहीं हो सकता। तो दोनों फ्री कैन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर होंगे। इस्लामाबाद में PDM भी अपना जलसा कर रही है, हुकूमत भी करेगी। तो लेट्स होप कि जो
फ्रैंकली पार्लियामेंट के अंदर की जो लड़ाई है उसको सड़कों के ऊपर नहीं होना ऐवान के अंदर ऐवान के अंदर ही जाना। तारिक फजल चौधरी साहब, आपको क्यों जरूरत महसूस कर रहे हैं जलसा करने की? देखिए जी, हमारा जलसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि जलसे के जरिए अवामी ताईद इनको हासिल है और कौम इनके साथ खड़ी है, तो हम भी आपको शो करेंगे कि लोग हमारे साथ कितने खड़े हैं। आप देख लेंगे कि 27 तारीख को उनके जलसे में 10 लाख लोग आते हैं या 28 तारीख को हमारे जलसे में 10 लाख लोग आते हैं। हाँ। दूसरी बात ये है, जलसा करने की वजह ये है कि इन्होंने ये धमकी दी थी अच्छा। कि MNAs को का रास्ता रोका जाएगा, हम अपने बंदे लेके आएंगे। तो अपने लोगों की, अपने MNAs की हिफाजत करना, उन्हें असेंबली तक पहुंचाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर ये दहशत पैदा करना चाहते हैं अपने लोग लाके, तो हम उसका मुकाबला करेंगे और अपने बंदे वहां पे लाएंगे। और किसी तरह का कोई तसादम हुआ, उसकी जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे, क्योंकि ये कॉल पहले उन्होंने दी है। मुल्क में एक खाना जंगी की कैफियत पैदा करना, सिविल वॉर पैदा करना, ये इनकी जहनीत है। ये सोच रहे हैं। आपको नहीं पता आप 10 लाख लोग लेके आएंगे तो अपोजिशन क्या खामोश बैठी रहेगी? हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं। ठीक है। आप बंदे लेके आएंगे तो हम भी लेके आएंगे। आपके बंदे हमारे बंदों का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे MNAs का, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए बहुत बंदे बुला रहे शुक्रिया हैं। तारिक फजल चौधरी साहब आज के इस डिबेट में मौजूद थे। फरूख हबीब साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।